हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हमारा ये टॉपिक है, हमारा जो ये चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये क्लास 10th का 8th चैप्टर है। इस चैप्टर के जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको नहीं करवाई थी। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, शुरू में इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे, उसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप है वो करेंगे। इसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, हमने जो भी चैप्टर किया है तो हमें पता चल जाएगा कि हमने चैप्टर सही से किया है या नहीं किया है, जो हमारे टॉपिक हैं उसमें हमारी क्लियरेंस है या नहीं है। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन से यहाँ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में दिया गया है हमें। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। ये पूछ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग, किसके अंदर होता है। इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन इसने दे रखा है अमीबा का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यीस्ट का, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मोडियम का, चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने लीशमैनिया यानी कि कालाजार का। अब हम क्या जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। बडिंग भी होती है, फिजन भी होता है, या अन्य जो फ्रेगमेंटेशन जैसे मेथड भी होते हैं। तो अमीबा, प्लाज्मोडियम और लीशमैनिया तीनों ही फिजन के जरिए होते हैं। जो प्लाज्मोडियम होता है वो किसके जरिए होता है, वो मल्टीपल फिजन के जरिए होता है, जबकि जो अमीबा और लीशमैनिया होता है ये बाइनरी फिजन के जरिए होता है। तो जो बी है आपका ऑप्शन है यीस्ट, ये किसके जरिए होता है, ये बडिंग के जरिए होता है। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपसे कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस है बडिंग, ये किसके अंदर होता है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, अपने ऑप्शंस को देखकर हमारा यहाँ आंसर होगा यीस्ट। यीस्ट का हमारा क्या काम होता है, हम अगर हमारे नेचुरल जीवन में देखें तो क्या क्या काम होता है। पहला काम तो क्या होता है, ये खमीर होता है, तो आपके ब्रेड बनाने का काम होता है। दूसरा आपके बीवरेजेस बनाने में काम होता है, यानी कि अल्कोहल बनाने के काम आता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कौन सा एक पार्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ओवरी का, जो कि है। दूसरा दे रखा है यूट्रस, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तीसरा दे रखा है वास डिफरेंस, ये नहीं होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है। तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूछ रहा है कि कौन सा फीमेल का पार्ट नहीं है। तो फीमेल का पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं एफ करके, फीमेल का पार्ट, और यहाँ मेल का पार्ट। तो फीमेल का पार्ट कौन सा है, पहला ऑप्शन है ओवरी, वो किसका पार्ट है, फीमेल का। दूसरा यूट्रस, ये भी फीमेल का पार्ट है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वास डिफरेंस, ये किसका पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपसे फैलोपियन ट्यूब, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम का एक पार्ट है। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि वास डिफरेंस। हमने क्या देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या सिस्टम होता है, सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है। हमारा टेस्टिस होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब वास डिफरेंस होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने क्या देखा, ओवरी, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब से हम क्या याद रखें कि जब जो क्या बोलते हैं सर्जिकल मेथड यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, किसी भी अनचाही प्रेगनेंसी को बाद में रोकने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, सर्जिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो फीमेल के अंदर वो कौन सा मेथड होता है, वो ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। उसमें क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। वहीं जो मेल के अंदर है वो क्या करते हैं, वास डिफरेंस को काट देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इस डायग्राम के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है। वो आपसे पूछ रहा है कि एंथर के पास क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है उसने सेपल्स। सेपल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नीचे होते हैं, एक स्मॉल लीव्स लाइक पार्ट होता है, हरा पार्ट होता है, जो क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। किसको, पूरे फ्लावर बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। दूसरा उसने कह रखा है ओव्यूल्स, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीसरा ऑप्शन उसने कार्पल दे रखा है। कार्पल क्या होता है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके अंदर 3 सब पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ मैंने लिख रखा है स्टिग्मा सबसे ऊपर, स्टाइल बीच में आता है, और ओवरी क्या आता है, सबसे नीचा पार्ट होता है। स्टिग्मा के ऊपर ही एंथर के जो टुकड़े होते हैं, जो पोलन ग्रेन से वो आते हैं, स्टिक होते हैं और पोलिनेशन का प्रोसेस करते हैं। तो जहाँ यहाँ मैंने क्या लिखा है, एंथर लिखा है। एंथर किसका पार्ट होता है, ये स्टेमन का पार्ट होता है। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इन द फ्लावर। एंथर के पास क्या होता है, एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसी के पास पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एंथर के पास क्या होता है, तो सिंपली आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोलन ग्रेन्स। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एंथर के पास क्या होगा, एंथर के पास पोलन ग्रेन्स होंगे। पोलन ग्रेन्स के जरिए क्या होता है, पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, और पोलिनेशन के प्रोसेस के जरिए ही क्या होता है, न्यू फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि नया फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या फ़ायदे लिखेंगे। पहला तो जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है, वेरिएशन मिलते हैं हमें। क्या मिलता है हमें, वेरिएशन मिलते हैं। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीक्वेंशियल कॉपी होती है, जो डीएनए आरएनए कॉपी होती है, वो सेम टू सेम एज इट इज़ रहती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ। तो उसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन नहीं आते हैं। जबकि आपकी इवोल्यूशन की थ्योरी कहती है कि अगर आप इवोल्व नहीं होंगे, अगर आपके पास वेरिएशन नहीं आएंगे, तो आप फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये आपकी डार्विन की फिटेस्ट थ्योरी को प्रूव करता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि हमने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया। हमारी बॉडी के अंदर वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है। क्यों, बहुत से सालों पहले हम जो खाना होता है उसको बिना पकाए खाते थे, क्योंकि उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था। और जो वेस्टिजियल ऑर्गन था, अब हमारा वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया अपेंडिक्स, उस समय में बड़े काम का ऑर्गन हुआ करता था। वो क्या करता था, उस कच्चे खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को छोटे छोटे स्मॉल मटेरियल में तोड़ देता था। अब क्या है कि हमें पका हुआ खाना मिलता है तो हमें उस ऑर्गन की उस प्रकार से ज़रूरत नहीं होती है। तो अब ये क्या करता है, जब वेस्टिजियल ऑर्गन किसी काम का ये नहीं रहा है हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, एक प्रकार का खराब ऑर्गन या वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो उसको लोग निकलवा देते हैं, क्योंकि उसके कारण पेट में दर्द हो जाता है, उसकी हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका पहला फ़ायदा क्या है, वेरिएशन हुआ है। हमने किसके एग्जाम्पल से बताया, आपको अपेंडिक्स के माध्यम से बताया, क्योंकि अपेंडिक्स आपको आसपास किसी न किसी व्यक्ति के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस वेरिएशन का फ़ायदा क्या है, ये क्या करता है, हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है। यह क्या करता है, हमारे लॉन्ग टाइम सर्वाइवल में हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। दोनों के ही गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फाइनलाइज करते हैं, जिसके बाद जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है। इस तरीके से एक न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, दोनों ही पेरेंट्स मेल एंड फीमेल के क्या आते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल के कैरेक्टर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि कहीं भी
जो सिंगल पेरेंट है वही प्रोड्यूस कर रहा है, उसी के ही एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, तो वेरिएशन भी देखने को नहीं मिलता, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा मेनली क्या है, वो आपको एक वेरिएशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, वो आपको जो पेरेंट हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास देखें, सबसे पहले तो हम अपने माँ बाप को देखें, तो हमारी जो शक्ल है क्या तो हमारी माता में मिलती है, हमारे पिता में मिलती है। हमारे बालों का रंग, आँखों का रंग या चेहरे का रंग या हमारी फुल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हाइट है, वो हमारे जो फैमिली में हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, हमारे कोई रिलेटिव है, उससे हमारा मिलता जुलता है। तो ये हमें क्या मिला, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल गए जो पहले से हमारे लिए अच्छे थे सर्वाइवल के लिए, और आज जो हमारे चेंजेस होने चाहिए वो भी हमें देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टेस्टिस आपका क्या काम करता है, टेस्टिस का आपका क्या फंक्शन होता है। पहली बात तो हम ये देखनी चाहिए टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है। टेस्टिस हमारा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, एक पाउच के अंदर जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड द स्क्रोटम। वो स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री कम होता है। हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्क्रोटम के कारण हमारे जो स्पर्म है उसको प्रोड्यूस होने के लिए अच्छा टेम्परेचर मिलता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाता है। तो टेस्टिस हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने क्या बताया, हमारा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब देखने को मिलते हैं हमें, ये प्यूबर्टी के टाइम देखने को मिलते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जब मेल बॉडी या फीमेल बॉडी क्या करते हैं, मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं। मैच्योरिटी का मतलब उनके प्यूबिक पार्ट पर हेयर्स आना। मेल्स के अंदर क्या आती हैं, दाढ़ियाँ मूंछ आती हैं, ठीक है, और क्या आते हैं, हमारे यहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम हमारी वॉइस चेंज हो जाती है। जो फीमेल की वॉइस होती है उसके अंदर आपको हाई पिच देखने को मिलती है, और जो मेल की वॉइस होती है उसके अंदर आपको एडम एप्पल की सहायता से आपको वॉइस का चेंज देखने को मिलता है। तो टेस्टिस क्या काम कर रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लाने का काम करता है। दूसरा ये काम क्या कर रहा है, ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्पर्म क्या है, ये गैमेट है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ये जब ओवरी से, एग से जब इसका फ्यूज़न होगा तब क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। जाइगोट बनेगा पहले, फिर एम्ब्रियो बनेगा, इस तरीके से एक ऑफस्प्रिंग में ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टेस्टिस क्या काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हमारी बॉडी के अंदर आने का काम करते हैं। दूसरा, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। छठा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर। आपसे पूछ रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होते हैं। मेंस्ट्रुएशन के जैसे एक और साइकिल होती है, उसे ऊस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। वो किसके अंदर होती है, डॉग्स और कैट्स के अंदर होती है, जबकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल मंकीज़ के अंदर और ह्यूमन फीमेल के अंदर होती है। ये क्या होती है, इसके अंदर फीमेल बॉडी हर महीने एवरी मंथ एक एग को रिलीज़ करती है एट द मिड ऑफ द मंथ। माने कि आपका अगर 28 दिन का एक पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन का, 28 डेज़ का, तो एक पीक आएगा 14 डेज़ के अप्रोक्स में। ये क्या करेगी, फीमेल बॉडी एक एग का रिलीज़ करेगी, और एक फीमेल बॉडी के अंदर पहले से ही जन्म के समय थाउजेंड्स ऑफ एग प्रोडक्शन होता पहले से ही मौजूद होते हैं, और बाद में जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है, जब वो मैच्योरिटी अटेन करती है, तो उसका पर मंथ रिलीज़ होता रहता है। अब मेंस्ट्रुएशन में हम बात करें तो यूट्रस साइकिल क्या होती है, जो यूट्रस की वाल होती है उसके अंदर म्यूकस एंड ब्लड
भर जाता है और जो यूट्राइन वॉल होती है वो फूल जाती है, गेट स्वेल। ये कि ऐसा क्यों होता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए तो जो न्यूली डेवलप्ड जाइगोट है उसको नरिशमेंट देने का काम ये वॉल करेगी। मेंस्ट्रुएशन के अंदर यूट्रस वॉल क्या काम करती है, उसकी जो स्वेलिंग होती है उसके अंदर जो वो ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है वो जाइगोट को नरिशमेंट देने का काम करती है। और क्यों होती है ये मैंने आपको रीज़न बताया, ताकि न्यू जाइगोट को नरिशमेंट मिल जाए। कितने दिन में होती है, 28 डेज में एक बार होती है और 14 डेज पे इसका 14वें दिन पर पीक आता है और एक एग रिलीज हो जाता है। अब अगर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो जाता है तो यूट्राइन वॉल सिकुड़ जाती है, वापस अपनी नेचुरल अवस्था में आ जाती है और ये जो म्यूकस और ब्लड है वो रिलीज हो जाता है इस पीरियड के एंड में। इसे हम मेंस्ट्रुएशन का जो क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लिखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ओकर इन फीमेल ह्यूमन, और दूसरी लाइन आप क्या लिखेंगे, इट इज़ मेनली ऑफ 28 डेज एट द मिड ऑफ द साइकिल, या फिर 14 डेज एट द 14 डेज एन एग और ओवा रिलीज। और फोर्थ लाइन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यूट्राइन वॉल के बारे में कि यूट्राइन वॉल हैव म्यूकस एंड ब्लड सो इट गेट्स स्वेल, एंड इफ फर्टिलाइजेशन नॉट ओकर देन द ब्लड एंड म्यूकस विल रिलीज एंड द यूट्राइन वॉल विल कंस्ट्रिक्ट। और आप आखिरी लाइन क्या लिखेंगे कि द यूट्रस वॉल गेट swollen because if the fertilization take place then it will get nourishment to the offspring और zygote। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एक फ्लावर का डायग्राम बनाएं। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे एक फ्लावर का डायग्राम बनाने को कह रहा है। उसके अंदर आप क्या बनाएंगे, सिंपल सा आप एक स्टेमन बना देंगे, एक कार्पल बना देंगे और कैलिक्स, कोरोला और रिसेप्टेकल बना देंगे। ये एक डायग्राम है, इसका आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, पहले भी आपको मिल चुका है। आपका 8वां क्वेश्चन है कि डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड आपसे पूछ रहा है। तो एक तो होता है फिजिकल बैरियर। क्या होता है फिजिकल बैरियर? फिजिकल बैरियर एक फार्मास्यूटिकल्स बैरियर होते हैं या मेडिसिनल बैरियर होते हैं। क्या होते हैं? मेडिसिनल बैरियर। एक सर्जिकल मेथड्स होते हैं। एक क्या होते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। फिजिकल बैरियर में क्या आते हैं? आपके कॉन्डम्स आते हैं। फिजिकल बैरियर में आपके कॉन्डम्स आते हैं। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। मेल के अंदर ये पेनिस को कवर करेंगे और फीमेल के अंदर ये वजाइना को कवर करेंगे। मेडिसिनल बैरियर में आपका जो सर्जिकल इम्प्लांट है, ऐसी चीज़ें आएंगी। मेडिसिनल बैरियर में आपको बोला जाए तो ये कॉपर टी है, कॉपर टी। सर्जिकल मेथड में मेल के अंदर आपको वैसेक्टोमी देखने को मिलेगी, वैसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर आपको ट्यूबेक्टोमी देखने को मिलेगी। और ओरल के अंदर आपको क्या मिलेगा? मालाडी, या आपको कोई और ओरल जो आपकी जो आंगनबाड़ी में जो दवाइयाँ मिलती है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, वो आपको देखने को मिलेंगी, या सहेली नाम से एक आती दवाई। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी कि रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है। यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है? एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, वन सिंगल सेल, ये ही डिवाइड होता है और सारा काम यही करता है। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। ये क्या करते हैं? आपस में फ्यूजन करते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस
होता है। तो इनका डिफरेंस पहला क्या है कि यूनिसेलुलर के अंदर एक सिंगल सेल रिप्रोड्यूस होता है और जो एग्जैक्ट कॉपी होती है डीएनए की वो इसके अंदर बनती है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न होता है। ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है ये वेरिएशन भी प्रोड्यूस करने का काम करता है। 10वां क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। ये कह रहा है कि जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो आपकी पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी में कैसे हेल्प करता है। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी में कैसे आपकी हेल्प करता है। किसी भी स्पीसीज़ को सर्वाइव करना है तो उसको रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप कुछ कंट्री के बारे में जानेंगे कि उनका रिप्रोडक्शन रेट ऐसा है कि वो उनकी स्पीसीज़ या उनकी कंट्री के अंदर जनसंख्या कम होती जा रही है या बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो एज पर्सन है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ नेशंस आपको कैसे मिलेंगे कि उनके अंदर जो पॉपुलेशन है वो आपको बढ़ती चली जाएगी। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अंदर स्पीसीज़ जल्दी से ख़त्म नहीं होंगी और जिसके अंदर जनसंख्या घट रही है उस देश के अंदर स्पीसीज़ वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी कई स्पीसीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स में जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर है। उनका एक कारण तो इवोल्यूशन भी था, दूसरा कारण हम ये भी कह सकते हैं कि वो पर्याप्त संख्या में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो नहीं कर पाया एज़ कम्पेयर टू अस, या फिर ह्यूमंस के कंपेयर में वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कम कर पाए, या फिर जो यूनिसेलर होते हैं वो मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करते हैं ऐसा वो नहीं कर पाए, इस कारण उनकी स्पीसीज़ ख़त्म हो गई। तो रिप्रोडक्शन की पॉपुलेशन स्टेबिलिटी से क्या कहना है कि रिप्रोडक्शन की पॉपुलेशन स्टडी से मतलब है कि कोई भी स्पीसीज़ अगर प्रोडक्शन करती है तो उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, उनके नंबर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे या इंक्रीज़ होते रहेंगे। और इससे क्या होगा, जब भी वेरिएशन होगा या कोई आपका माइग्रेशन हो जाएगा तो भी उस जगह के अंदर एक स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। जैसा कि हमने कोरोना के टाइम में देखा कि नंबर ऑफ़ पीपल हमारे बीच से चले गए, कुछ मर गए, कुछ बाहर किसी देश के अंदर चले गए, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बरकरार रही। ऐसा क्यों रहा? क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर पहले से ही पर्याप्त संख्या में पॉपुलेशन है। लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द रीजन्स फॉर अडोप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रासेप्शन को या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम अडोप्ट क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को क्यों अडोप्ट किया जाता है। पहला जो इसका रीज़न है वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। दूसरा इसका कारण क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ एसटीडी को अवॉइड करने के लिए। तीसरा क्या है, जो उनकी पॉपुलेशन होती है उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। मान लीजिए किसी के 2 बच्चे पहले हो चुके हैं, 1 बच्चा हो चुका है, उनको और बच्चे नहीं चाहिए तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करेंगे। तो आज आपके इस एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके जो टॉपिक बेस्ड जो आपका टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के हैं वो आपको पहले प्रोवाइड हो चुके हैं। इस जो आपका आज लेक्चर करवाया है इसका PDF भी आपको आपके कमेंट सेक्शन, आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।